कथा होती है एक लेखक की जिनका नाम है P.N. ओक। P.N. ओक नामक ये जो लेखक हैं, इनका जन्म 1917 में हुआ। ये ब्रिटिश सोल्जर थे और बाद में राइटर के रूप में अपना जीवन इन्होंने बिताया। 90 साल की उम्र में इन्होंने अपना देह त्यागा। ये हिस्टोरिकल चीजों के ऊपर अपनी किताबें लिखा करते थे। इंदौर के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी किताब के अंदर वर्ष 1989 में एक किताब लॉन्च करी। उस किताब का नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी, यानी कि यह कहानी बाहर कहां से आई, इसके बारे में मैं आपको यहां पर बातें बताता हूं कि अल्टीमेटली ताजमहल को लेकर विवाद कहां से शुरू हुआ, तथ्यात्मक रूप से लोगों के बीच में बहस कहां से शुरू हुई। ओक नामक इन व्यक्ति ने अपने द्वारा ये जो बात कही, उसमें इन्होंने कहा कि 1155 एडी के अंदर, एडी का मतलब आप लोग जिस एरा में जी रहे हैं ये 2022 एडी है, यानी कि लगभग यहां से 900 साल पहले 1155 एडी के अंदर, मतलब इसका निर्माण किया गया था। 17वीं सेंचुरी में इसका निर्माण नहीं हुआ है। 17वीं सेंचुरी से मतलब जो तथ्य आप बताते हैं कि 1632 से लेकर के 1653 के बीच में निर्माण हुआ, इसको 17वीं शती बोलते हैं, इसमें निर्माण नहीं हुआ। 1155 में इसका निर्माण हुआ था। और इनका आरोप है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात को जानता है, क्योंकि अंग्रेजों ने इन कमरों को खुलवा के देखा था और उसको देखने से इन्हें यह बात पता चल गई थी। अब साहब, इनके ही दावों में इसे तेजो महालय कहा गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी, इसमें इन्होंने बकायदा इस बारे में सारी जानकारी लिखी है। इनका कहना है कि असल में ताजमहल राजपुताने के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जय सिंह प्रथम। ये उनका महल था। हिंदू राजा हुए जिनका नाम था जय सिंह प्रथम, ये उनका महल था। और इसे असल में इस हिंदू महल के अंदर शिव मंदिर भी था और राजपूत रॉयल फैमिली के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जयपुर के जो राजा थे उनके द्वारा। अब आप पूछेंगे, जयपुर के राजा थे और उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसके क्या प्रमाण हैं? आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। कहा जाता है कि इस जगह पर कब्जा कर लिया था, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और यहां पर कब्जा करके, जैसा अभी तक पुराने के तथ्यों में यह आरोप लगता है और यह बात सच भी है, चाहे आप बाबरी मस्जिद के बारे में जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों तक सुनवाई करी और बहस करी, उसमें भी यह बात निकल करके आई थी कि उस समय के जो मुस्लिम आक्रांता थे, क्योंकि मुस्लिम्स की पैदाइश कभी इंडिया में थी ही नहीं, ये इन्वेडर्स थे, तो जो इन्वेडर्स इंडिया आए, इन्होंने हिंदू टेंपल्स को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद नुमा, मकबरा नुमा संरचनाओं का निर्माण किया था। ये मकबरा शैली इंडियन शैली थी नहीं, ये इस्लामिक शैली थी, अरेबिक शैली थी। तो जो बाबरी मस्जिद था, जिसके अंदर पुरातत्व विभाग ने खोज करके जिसके बारे में जानकारी जुटाई थी, इसी प्रकार से बहुत सारे टेंपल्स को, जिनकी बुनियादें तो वैसे ही रखी गई, उन्हें नहीं पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा जिस समय उनके नामो निशान खत्म हो जाएंगे, उनका शासन पाठ चला जाएगा। साथियों, उन मंदिरों को तोड़कर जब मॉस्क निर्मित किए गए, तो आज लोगों की डिमांड यह है कि मॉस्क के ऊपर का जो हिस्सा है वो तो चलो नवनिर्मित है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है, वो नीचे का हिस्सा यह सिद्ध कर सकता है। और यही तो हुआ था कि रामलला विराजमान जो है, उनके बारे में जो तथ्य मिले थे वो बाबरी मस्जिद के निचले अंश में मिले थे, यानी कि जहां से यह प्रूव हुआ था कि मंदिर यहां था, जिसको मैंडलाइज किया गया था। तो कहना है इस लेखक का अपनी पुस्तक में कि यहां पर भी बिल्कुल तेजो महालय के अवशेष मिलने संभावित हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार सर्वे करा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कलाकार व्यक्ति था, इन्होंने वर्ष 2000 के अंदर, ये जो व्यक्ति है ना P.N. ओक, इनके द्वारा वर्ष 2000 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में इन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि तेजो महालय का सर्वे कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। मिडाइवल एरा में बहुत से राजाओं ने अपने साथ में बहुत सारे राइटर्स को साथ में रखना शुरू कर दिया, जिन राइटर्स का काम ही इतिहास को संकलित करके रखना था। सर, इतनी ज्यादा बातें आप क्यों कह रहे हो? आइए, मानसिंह के भी साथ में एक ऐसा ही अभिलेख का मतलब समझ में आ गया, एक राइटिंग उसी समय की लिखी हुई मिलती है।
जिसमें यह कहा जाता है कि जयपुर स्थित सिटी पैलेस, जयपुर के अंदर जो जयपुर का महल है जिसे सिटी पैलेस के नाम से आप जानते हैं, उसके अंदर यह जानकारी मिलती है कि राजा मानसिंह की हवेली के बदले शाहजहां ने राजा जय सिंह को 4 हवेलियां दी थी। मतलब समझ गए? ये लोग उस समय अपने साथ में सारी जानकारियां एकत्रित करते थे। उन जानकारियों में एक जानकारी यह लिखी हुई है कि शाहजहां ने 1 हवेली के बदले जय सिंह को 4 हवेलियां दी थी। अब बड़ा सवाल यह बनता है, शाहजहां ने कौन सी हवेली ली थी जिसके बदले 4 हवेलियां मिली? उन चारों हवेलियों के प्रमाण जयपुर में विद्वान है। आइए देखिए वो 4 हवेलियां कौन कौन सी है। राजा भगवान दास की हवेली, राजा माधो सिंह की हवेली, रूप सिंह बैरागी की हवेली और चांद सिंह पुत्र सूरज सिंह की हवेलियां। ये चारों हवेलियां, जैसे होता नहीं है कि भाई ये जगह तुम रख लो, इसकी बदले में हमको 4 जगह ये दे दो। कारण क्योंकि कहते हैं कि शाहजहां को मुमताज कह के मरी थी 12 बच्चों की मां, कि हमारी याद में कुछ ऐसी चीज बनाना, क्योंकि हमने सपने में देखा है कि हमारी मकबरा जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत है। तो भाई साहब ऑब्वियसली ज्यादा प्यार करते होंगे राजा साहब, अपनी बीवी की याद में उन्होंने ऐसा मकबरा बनाने का निर्णय लिया होगा। लेकिन मकबरे के लिए इतना समय कौन लगाए? ऐसी स्थिति में उन्होंने एक महल का एक्सचेंज किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ओक कहता है। मैं तो ओक की भाषा बोल रहा हूं जनाब, मैं तो होता ही कौन हूं? आई एम नॉट ए हिस्टोरियन, आई एम जस्ट ए स्टोरी टेलर, जस्ट लाइक ए टीचर। तो पीएन ओक जो है वो यहां पर अपने द्वारा दावों में जो बात कहता है, उस दावे में कहता है कि 16 दिसंबर 1633 का यह फरमान मार्केट में आज भी अवेलेबल है, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि शाहजहां के फरमान में उन्होंने जय सिंह से संगमरमर मंगवाया था। अब मैं आपको संगमरमर की कहानी बताता हूं। राजस्थान के अंदर ना मकराना का मार्बल बहुत फेमस है भाई साहब। हमारे यहां का मार्बल, राजस्थान का मार्बल इतना प्रसिद्ध है, जैसे मैं आपको इस मार्बल की थोड़ा क्या है, मैं राजस्थान की बहुत ज्यादा तारीफ करता हूं, बह जाता हूं, फिर भी सुन लीजिए। राजस्थान के मार्बल की खूबसूरती यह है कि तापमान अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी टच कर रहा है और आप मकराना के मार्बल पर चल रहे हैं तो वो ठंडा मिलेगा। यह खूबसूरती है हमारे मार्बल की। इसी वजह से राजस्थान के मकराना का और किशनगढ़ का जो मार्बल है ना, इसकी डिमांड ऑल ओवर इंडिया रहती है। मैं जिस रूम में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, इस पर भी मार्बल बिछा है, एकदम सफेद चक पत्थर होता है। और इसे बहुत से मॉन्यूमेंट में, जो ताजमहल है वो भी इसी से निर्मित है। गर्मी के दिनों में ताजमहल पर जाओगे आप, नंगे पैर भी चल के देखोगे, पैर नहीं जलेंगे आपके। ये खूबसूरती है हमारे मार्बल की। तो इस मार्बल को मंगवाया गया, तो इस मार्बल के अंदर जितना मार्बल मंगवाया गया उसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो इतने में तो ताजमहल बन के तैयार ही नहीं होता। भाई अगर आपने मार्बल मंगवाया तो वो मार्बल आपने जितना मंगवाया उतने से तो ताजमहल नहीं बनता। इसका मतलब ऑलरेडी इस जगह कुछ बना हुआ था। अब आपको यहां पर एक टॉम्ब बनाना था, एक मकबरा बनाना था, इसलिए आपने एक और मार्बल उससे मिलता जुलता बनवाया और मंगवाया। क्लियर है? ऐसा इनका कहना है। तो सर ये अचानक विवाद बाहर कैसे आ गया? क्या इससे पहले कोई विवाद नहीं था? बिल्कुल था। 1665 में पीएन ओक ने अपनी किताब में पहली बार इस बारे में दावा किया कि यह एक शिव मंदिर हुआ करता था। 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में ताजमहल को तेजो महालय मंदिर घोषित करने की याचिका दायर हुई थी। इसके साथ साथ 2017 में भाजपा सांसद विनय कटियार ने सीएम योगी से ताजमहल को तेजो महल घोषित करने की भी मांग की थी। अब आप फिर पूछेंगे, सर इतना ही विवाद है तो अल्टीमेटली कृपा अटकी कहां है? अब क्या खोद कर देखा जाए? क्या ये चाहते हैं कि अब ताजमहल को भी खोद कर देख लिया जाए? रुकिए जरा। असल में यहां पर लेखक की मांग यह है कि जो 22 कमरे 88 साल पहले, मैंने शुरुआत में 83 साल बोल दिए थे, मैं क्लियर करता हूं अपने आप को, आज से 88 साल पहले, 88 साल पहले यहां के 22 कमरे खोले गए थे, वो कमरे तब से लेकर आज तक बंद क्यों हैं? यह याचिकाकर्ता की डिमांड है। उसका कहना है कि 22 कमरे ऐसे बंद हैं जिन्हें अंग्रेजों ने खोलकर देख लिया था, उन्हें 1934 में खोल करके निरीक्षण करके देखा था, लेकिन आज तक ये कमरे बंद क्यों हैं? इन्हें खोलकर क्यों नहीं दिखा दिया जाता? एनालिसिस हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की नजर में क्यों नहीं कर दिया जाता कि इसमें ऐसा क्या है? अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, जितना भी तर्क वितर्क हो रहा है
इस पर लोगों का यानी कि दूसरे पक्ष का क्या कहना है या बुद्धिजीवियों का क्या कहना है। तो यहां पर एक बुद्धिजीवी है, उनका कहना है कि अगर आपको ताजमहल में कुछ भी करना है तो आपको यूनेस्को से पूछना पड़ेगा। अब साहब ये यूनेस्को पिक्चर में कहां से आ गया? असल में ताजमहल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है, और अगर आपको हेरिटेज में कुछ भी छेड़छाड़ करना होगा तो आपको उनसे ही परमिशन लेनी होती है। अब आप पूछेंगे अच्छा बेटा देश हमारा, परमिशन उनसे लें, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। ले लीजिएगा, अगर नहीं ली परमिशन आपने तो वो आपके यहां से हेरिटेज का तमगा हटा देंगे। आप भावनाओं में बहके कह सकते हैं हटा दो, हमारे क्या, हमारे ही तो रहेगा वो। प्रभु वो आपके लिए उस तरह के महत्व से दूर हो जाएगा कि लोग अंतरराष्ट्रीय रूप से इसको देखने आए। अभी अंतरराष्ट्रीय रूप से जब लोग यूनेस्को की साइट पर देखते हैं कि कौन सी जगह घूमने जाना चाहिए तो वहां ताजमहल दिखता है टॉप पर, लेकिन अगर वो वहां से हट जाएगा तो टूरिज्म को बहुत